नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण बार बार बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियारों के उत्पादन में नवाचार और आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूछताछ, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार बरकरार रखे। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की तीसरे दिन भी पूछताछ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शतरंज ओलंपियाड कल से चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। मेजबान वेस्टइंडीज और भारत के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में। दोपहर समाचार में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को एक जनोत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में कल का प्रश्न था, किस क्रांतिकारी ने चटगांव शस्त्रागार हमलावर संस्मरण पुस्तक लिखी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कल्पना दत्त ने। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस सवाल का जवाब मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं हजारीबाग झारखंड के प्रबल चौधरी। मैं प्रबल चौधरी, कटकमसांडी, जिला हजारीबाग, झारखंड से। मैं बिरसा मुंडा के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मैं बाल्यकाल से ही एआईआर का न्यूज एवं एआईआर के अन्य रोचक प्रोग्राम को सुना करता हूं। आज करीबन 40 साल हो गया मैं समाचार सुन रहा हूं और इससे विशेष रूप से अत्यंत बारीक जानकारियां हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 1 अगस्त को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुए। बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को वापस लेने की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीट पर वापस जाने और चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। ये सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और आपके द्वारा बनाए गए नियम प्रक्रियाओं के अंदर जो आपने बनाया है, सदन ने बनाया है, 349 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी सदस्य माननीय बेल में आकर नारेबाजी और तख्तियां लेकर नहीं आए। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए। ये सदन आपका है। अगर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आप चर्चा करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सरकार से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद 12:18 पर सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर निलंबित सांसद संजय सिंह ने उपसभापति हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद सदन से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुजरात में जहरीली शराब त्रासदी के विरुद्ध अपना विरोध जारी रखा। इससे पहले
स्थगन के बाद 12 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे के बीच सभापति ने कल सदन में अनुचित व्यवहार करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित करने की घोषणा कर दी। राज्यसभा में कल 19 विपक्षी सदस्यों को अभद्र व्यवहार के लिए सप्ताह की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा के निलंबित सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि विपक्ष चाहे तो सरकार किसी भी समय सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। जिस प्राइस रेस के बारे में वो बात करना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री जी आज पहुंच चुके हैं। He has reached the parliament after recovering from the COVID। अगर आप आज निर्णय लेते हैं तो आज भी हम प्राइस रेस पर चर्चा करने के लिए तैयार है सर। ये लोग जिन अपोजिशन के यूपीए के और कई अपोजिशन पार्टी जहां रूलिंग में है स्टेट में, वो उनका जो फ्यूल का टैक्स वगैरह नहीं घटा है, इसके कारण वो चर्चा से भागना चाहते हैं। हम वित्त मंत्री हम सबके शुभकामनाओं के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरा स्वस्थ होकर पार्लियामेंट पहुंचे हुए हैं। हम चर्चा करने के लिए आज अगर आप निर्णय कर तो अभी हम तैयार हैं। कृपया सदन चलाने के लिए मौका दे, मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं सर। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने आज खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अलग अलग विरोध प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों ने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का निलंबन वापस लेने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल्य वृद्धि और जीएसटी वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े विपरीत प्रभावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर तेजी से मजबूत हो रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संकेतकों के अनुसार पिछली तिमाही की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की गई। देश में इस वित्त वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन 90 करोड़ टन होने की संभावना है। इसके अगले वर्ष 1 अरब टन तक पहुंचने का अनुमान है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार के विभिन्न उपायों के कारण कोयला उत्पादन बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो ऑल इंडिया रेडियो पर अभ्यास कार्यक्रम है आपके लिए। अपने सवाल भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस वर्ष का विषय है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 27 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल दोपहर गुजरात के साबरकांठा में अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
कल शाम प्रधानमंत्री चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन कल से 9 अगस्त तक चेन्नई में किया जा रहा है। शुक्रवार को श्री मोदी अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय किसानों तथा दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साबर डेयरी की 2 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे साबरकांठा जिले के दूध उत्पादक किसानों को लाभ होगा। इसमें प्रतिदिन लगभग 120 मैट्रिक टन की क्षमता वाला पाउडर प्लांट और प्रतिदिन 3 लाख लीटर की क्षमता वाला एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट शामिल है। ये दोनों परियोजना नवीनतम टेक्निक से बनी हुई है। पाउडर प्लांट परियोजना लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जबकि एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट परियोजना की लागत लगभग 125 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर साबर चीज और वे ड्राइंग प्लांट परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। साबर डेयरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ GCMMF का एक हिस्सा है, जिसे हम अमूल ब्रांड से जानते हैं। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण बार बार बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियारों के उत्पादन में नवाचार और आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूछताछ, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार रखे बरकरार। नेशनल हेरल्ड धन शोधन मामले के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की तीसरे दिन भी पूछताछ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शतरंज ओलंपियाड कल से चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में और मेजबान वेस्टइंडीज तथा भारत के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना के तीनों अंगों के लिए पर्याप्त युद्ध सामग्री आवश्यक है। श्री सिंह ने युद्ध सामग्री का मजबूत आधार तैयार रखने की जरूरत पर जोर दिया। इंडिजिनस डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना यह अत्यंत आवश्यक है। भारत की रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंपेरेटिव और सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को अब पीछे नहीं रखा जा सकता है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम इस ओर तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित मिलिट्री एमुनेशन मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पर दूसरे सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि हथियारों का स्वदेशीकरण जरूरी है। स्मार्ट, प्रिसीजन और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह केवल उन्हीं जगहों को टारगेट करते हैं जहां हम चाहते हैं, जबकि ट्रेडिशनल एमुनिशन के प्रयोग में यह खतरा बराबर बना रहता है। जब हम किसी देश से युद्ध करते हैं तो वहां की सेनाओं से लड़ाई लड़ते हैं, न कि उस देश की आम जनता से। ऐसे में आबादी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट्स के विध्वंस से बचते हुए हम न केवल वार क्राइम से बच सकते हैं, बल्कि युद्ध काल में भी शांति और मानवता के अपने मूल्यों का भी हम संरक्षण कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि भारत ने दूसरे देशों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि हथियार बनाना समय की मांग है। एमुनिशन उन कंपोनेंट्स में से एक है जो सभी सर्विसेज के लिए समान रूप से यह आवश्यक है। ऐसे में हमारे सभी बलों की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एमुनिशन के क्षेत्र में एक मजबूत बेस बनाना समय की यह बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत भी है। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय के जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती के अधिकार को सही ठहराया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के लिए किसी आरोपी को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से संबंधित धनशोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज तीसरे दिन भी पूछताछ कर रहा है। कल श्रीमती गांधी से 6 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। निदेशालय कांग्रेस समर्थित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ को लेकर पार्टी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की है। संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का प्रदर्शन विरोध सत्याग्रह नहीं है, बल्कि ये सच्चाई को छिपाने का एक प्रयास है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल करते हुए कहा कि अगर वो गलत नहीं है तो डर क्यों रहे हैं। हम लोग पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं और पूरे समय तक चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों को हंगामा करना है और ये सदन से सोनिया जी और राहुल जी की जांच का दूर दूर तो कोई लेना नहीं। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में देश के मीडिया को जनता के सामने सब कुछ लाना चाहिए। जमानत पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं और जमानत पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अगर जांच एजेंसी बुलाती है तो ये क्यों भाग रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये जमानत पर तो है, क्या जेल जाने का डर सता रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम को सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में याद किया जाता है। उन्होंने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपने ज्ञान और सादगी से देश के युवाओं को प्रेरित किया। श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर कलाम के विचार और आदर्श हमेशा देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में अद्वितीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिजनों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ ने अपने अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से लेकर मानवीय चुनौतियों तक से निपटने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ जवानों ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ देश की सुरक्षा में अनूठा योगदान किया है, बल्कि वीरता का गौरवपूर्ण इतिहास भी रचा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर बल के वीर जवानों और उनके परिवारों को भी बधाई दी है। कंपनी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए अपने कंपनी सामाजिक दायित्व CSR फंड से खर्च कर सकती हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए CSR निधि खर्च किए जाने को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संस्कृति संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के तहत पात्र समझा जाएगा। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित कर रही है। इसका लक्ष्य देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित करना है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। चवालीसवां शतरंज ओलंपियाड कल से चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में प्रारंभ हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध ये प्रतियोगिता पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई के पास मम्मलपुरम में इसका उद्घाटन करेंगे। 10 अगस्त तक इस शतरंज ओलंपियाड में अब तक के सबसे अधिक 189 देश भाग ले रहे हैं। मेजबान वेस्टइंडीज और भारत के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल से हो रही है और ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने हर रोज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में राष्ट्रमंडल खेल क्विज का प्रसारण कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई राष्ट्रमंडल खेल क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। सत्ताईस जुलाई 1889 को लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई गई। उमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता के लिए समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। 1888 में कांग्रेस ने ब्रिटिश जनता के बीच भारतीय मुद्दों का प्रचार करने के लिए ब्रिटेन में एक एजेंसी बनाई। डिग्बी की अध्यक्षता में इस संगठन ने इंग्लैंड में कई सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए और भारतीय मुद्दों को उजागर करने वाले पर्चों का सार्वजनिक वितरण शुरू किया। जुलाई 1889 में स्थायी ब्रिटिश भारत समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें वेडनबर्न अध्यक्ष के रूप में और डिग्बी सचिव के रूप में शामिल थे। समिति ने ब्रिटिश पाठकों के अनुरूप भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। ब्रिटिश कमेटी ने इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित की। कमेटी ने जनसभाओं का आयोजन भी किया। ब्रिटिश कमेटी के प्रयासों के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बना और साथ ही ब्रिटिश संसद में इंडियन कमेटी की स्थापना भी हुई। कांग्रेस की इस ब्रिटिश समिति ने 1920 तक काम करना जारी रखा।
27 जुलाई को कल्पना दत्ता की भी जयंती है। उनका जन्म 1913 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो खुदीराम बोस की शहादत से प्रेरित थीं। उनके मन में देशभक्ति की भावना तब पनपी जब वे चटगांव में थीं। देशभक्ति की भावना तब और फली फूली जब वे बैथुन कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई करने गयी। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापेमारी में वे शामिल थीं। कल्पना दत्ता मास्टरदा सूरसेन के क्रांतिकारी समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को आगे बढ़ाया। वे छात्री संघ की सदस्य भी थीं। उन्होंने पहाड़ टोली क्लब को जलाने का पहला प्रयास किया था। उन्होंने और मास्टरदा ने दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन इस बार अंग्रेज बेहतर तरीके से तैयार थे। कल्पना दत्ता उस समय बच निकली, लेकिन मास्टरदा को आखिरकार वर्ष 1933 में पकड़ लिया गया। 3 महीने के बाद कल्पना दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 6 साल बाद रिहा कर दिया गया। 1940 में कल्पना दत्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। उन्होंने 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान राहत कार्य में अपना योगदान दिया। उन्नीस 1947 में बंगाल के विभाजन के दौरान भी उन्होंने लोगों की मदद की। कल्पना दत्ता ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका शीर्षक है चट्टोग्राम औसरागार आक्रमणकारीদের स्मृतिकथा। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। कल्पना दत्ता ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी कार्य किया। 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में कल्पना दत्ता ने अंतिम सांस ली। भारत की महान बेटी को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में छाए रहेंगे बादल और हल्की बारिश होने की भी संभावना बन रही है। यहां न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रह सकता है 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। श्रीनगर और जम्मू में गरज के साथ होगी बूंदाबांदी। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ या धूल भरी आंधी के साथ भी बारिश की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए ही रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना बन रही है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी बादल छाए रहेंगे और वर्षा की संभावना है। गुवाहाटी, गंगटोक, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला, शिलांग और इम्फाल में बादल छाए रहेंगे। इन स्थानों पर 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण बार बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियारों के उत्पादन में नवाचार और आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूछताछ, गिरफ्तार और संपत्ति जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार बरकरार रखे। नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की तीसरे दिन भी पूछताछ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शतरंज ओलंपियाड कल से चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में और मेजबान वेस्टइंडीज और भारत के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।